और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11 डेज़ में यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर साइंस, कंप्लीट साइंस। अगर आपने बेसिक्स आपको पता है, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, सिर्फ 11 दिन में। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। जो मेरा पिछला वीडियो था सुपर 50 क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिक्स क्लास 10th CBSE, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली देख रहे हैं और मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि दे आर गोइंग टू स्टडी लाइक दैट, एंड सम ऑफ देम आर इवन टेलिंग कि दे हैव स्टार्टेड और उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। फिर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर इस बार मैं बना रहा हूँ 10 CBSE साइंस की तैयारी कैसे की जाए। अब देखिए, साइंस के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है। आधे से ज़्यादा पोर्शन तो आप ये समझ लो कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आया करते थे किसी ज़माने में, वो हट ही चुके हैं। अब आप देखिए, लास्ट के जो 3 चैप्टर में हैं उनमें से 14, 15, 16, उनमें से ऑलमोस्ट 14 आउट है। 16th उन्होंने इंटरनल असेसमेंट के लिए रख दिया, तो उसको करने की ज़रूरत है नहीं। अब बच गया है एक 15th चैप्टर आर एनवायरनमेंट। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो अब उसी में से आएंगे, स्पेशली फूड वेब वगैरह में से। तो फूड वेब और उस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था कार्बन कंपाउंड। अब उसमें इनिशियली ओनली 9.5 पेजेस बचे हैं, बाकी ख़त्म हो गए। उसके बाद एक होता था जिसमें हम जनरेटर और मोटर के बारे में पढ़ा करते थे, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से अब जनरेटर हट गया है, तो डेफिनेटली सारा का सारा लोड आ गया है अब मोटर के ऊपर। तो मोटर अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनेंगे। एक चैप्टर होता था ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में से हमेशा आया करता था, मैं बताता था स्टूडेंट्स को कि डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है और उन डिफेक्ट्स को कैसे दूर किया जा सकता है, लेकिन बोर्ड ने उसको हटा दिया है। तो अब सारा का सारा खेल जो है बाकी बचे हुए पे बच गया है। पर उससे जो पहले लाइट वाला चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उनके न्यूमेरिकल्स और उनके डायग्राम्स बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि अब उसमें से ज़्यादा आने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की, तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर हेरिडिटी तो मेंडल बाबा वाज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, तो वही अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, क्योंकि एवोल्यूशन का टॉपिक उन्होंने हटा दिया है। अब वो अगर टॉपिक हट गया तो बचा क्या उसमें। तो आपको मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से करके जाना चाहिए। अब मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको लग रहा है साइंस में कहाँ से शुरू करें, तो देखिए 3 चैप्टर मैं बता रहा हूँ, वहाँ से शुरू कीजिए। बड़े आराम से शुरू भी हो जाएंगे और बड़ा मज़ा भी आएगा आपको। सबसे पहले कीजिए आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। उसको आराम से कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं। उसके अतिरिक्त लाइफ प्रोसेस के अलावा रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर या तो फ्लावर के ऊपर जो डायग्राम दिए हुए हैं, देयर आर टोटल 4 डायग्राम्स, उनमें से जो फ्लावर के 2 डायग्राम्स हैं वो बहुत अच्छे से करने, और जो 2 रिप्रोडक्शन सिस्टम के डायग्राम हैं मेल एंड फीमेल, वो बहुत अच्छे से करने, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है एंड 5 मार्कर आ सकता है। और तीसरा चैप्टर जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर जो आपका केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है, उसमें से मुझे उम्मीद है इस बार 5 मार्कर आना चाहिए। उसमें देखिए सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। पहला आपको ये बताएंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो आपको बैलेंसिंग द इक्वेशन के अंदर बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जितने बुक के अंदर दिए हुए हैं इक्वेशंस वो, और बुक के पीछे जो दिए हुए हैं इक्वेशंस, उनको अगर आप बैलेंसिंग सीख लेते हैं तो फिर कैसे भी इक्वेशन आए आप बैलेंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ बैलेंसिंग द इक्वेशन। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड वाला। इसी चैप्टर में से सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि एक आपको इक्वेशन दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि व्हाट इज़ ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज़ रेड्यूस्ड, एंड दे में इवन आस्क व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज़ रेड्यूसिंग एजेंट। ये 2 मार्कर हमेशा आता ही आता है, ज़रूर कर लेना इसको और बहुत अच्छे से कर लेना। लेकिन यहाँ चलते चलते मैं एक टिप देना चाहता हूँ आपको कि जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरफ जो है रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, और जब हम एरो बना के इस साइड में आते हैं जो कि आपके राइट हैंड साइड में होगा, वहाँ पे होते हैं प्रोडक्ट्स। whenever they are asking what is oxidized और what is reduced, हमेशा ध्यान रखना आंसर रिएक्टेंट में से ही होगा। कई बच्चे इधर आकर के प्रोडक्ट में से आंसर दे देते हैं, अगर कोई तुक्का भी मारते हैं तो प्लीज़ अगर तुक्का भी मारना है तो ध्यान रखना प्रोडक्ट में से वो आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर के प्रोडक्ट मिला है। व्हाट इज़ ऑक्सीडाइज, व्हाट इज़ रिड्यूस,
केवल और केवल आपको रिएक्टेंट से ही मिलेगा। अब रिएक्टेंट में अगर आपको ये पता चल गया कि ए इज़ ऑक्सीडाइज्ड, बी इज़ रेड्यूस्ड, तो हमेशा ध्यान रखना जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रेड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दो मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन इसमें से। और तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट का उसका पार्ट है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन एंड व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर। अब देखिए ये जो दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, अगर वो पूछते हैं व्हाट इज़ ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज़ रिड्यूस्ड, अगर वो पूछते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है या रिडक्शन क्या होता है, यू गो फॉर इट। बट इफ़ द क्वेश्चन कम्स कि हियर आर 4 रिएक्शंस एंड यू हैव टू टेल व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर दोज, तो वहाँ पे सिर्फ आपको 4 ही ऑप्शन में आंसर दीजिए, क्योंकि हमेशा इन 4 इक्वेशन के बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड डिकम्पोजिशन होता है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट होता है और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ये चीज़ तो आपको एट लेंथ बता दिया कि क्या आपको करना है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल फॉर्मेटिंग ऑफ पेपर क्या है, पैटर्न क्या है और उसको आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इस बार थोड़ा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज है। यू आर गोइंग टू हैव 36 क्वेश्चंस। अब ये जो 36 क्वेश्चंस हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ए बी सी डी। तो आपका जो ए सेक्शन है उसमें 1 to 20 क्वेश्चंस होंगे एंड सब ऑलमोस्ट 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर वही बात है वेटेज 32 मार्क्स का होगा। अब आपके जो बी वाले क्वेश्चन हैं वो 21 से स्टार्ट होकर के और आपके 26 तक जाएंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26 टोटल हो गए 6 क्वेश्चन। दे विल बी 2 मार्कर। और फिर उसका 27 to 33 3 मार्कर एंड 34, 35 एंड 36 5 मार्कर क्वेश्चंस। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं और अगर करते हैं तो कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखिए इनकी तैयारी कैसे करेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं वर्टिकली, जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं और जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया, फिर दूसरा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया, 5वां 10वां 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। लेकिन नहीं, अगर आपको 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो कैसे करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को वर्टिकल में नहीं जाना है, वर्टिकल कम हॉरिजॉन्टल में जाना है। एक्सपर्टाइज होने के लिए किसी भी फील्ड में ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, आपके पास में 1 to 36 क्वेश्चन होने वाले हैं एक क्वेश्चन पेपर में। अब अगर आप 100 on 100 लाना चाहते हैं तो कहीं से भी कैसे भी कम से कम 12 क्वेश्चन पेपर का जुगाड़ कीजिए। अभी आपके तो स्कूल के अंदर प्री बोर्ड हो रहे हैं, स्कूल के टीचर्स आपको मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 12 क्वेश्चन पेपर्स इन योर हैंड। अब उनमें से 2 क्वेश्चन पेपर निकाल के रख दो। अब बचे 10 क्वेश्चन पेपर, और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11 डेज़ में यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर साइंस, कंप्लीट साइंस। अगर आपने बेसिक्स आपको पता है, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, सिर्फ 11 दिन में 11 डेज़ में आप पूरी की पूरी साइंस को कवर कर सकते हैं और आपके पास शानदार काम हो सकता है। देखिए कैसे, आपने 10 क्वेश्चन पेपर्स लिए और उन 10 क्वेश्चन पेपर्स को 1, 2, 3, 4, 5 नहीं सॉल्व करना है, उनको डिवाइड करेंगे हम हर क्वेश्चन पेपर को 6 पार्ट्स में। अब देखिए पहला क्वेश्चन पेपर है, उसका ए सेक्शन वो हम डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट्स में। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 13। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे उनका आंसर देना होता है 1 लाइनर। तो ये आपका पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट सिर्फ उसके अंदर आप असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन लीजिए, और असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, 14, 15, 16। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 14, 15 एंड 16 3 क्वेश्चन, ये होंगे आपके असर्शन वाले एंड रीज़न वाले। इनमें क्या होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और पहला स्टेटमेंट होता है असर्शन, दूसरा होता है रीज़न, और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, अभी आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लें। और फिर उसके बाद ये भी आपके 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट में आपके अगेन 4 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि दूसरे पेपर्स में होते हैं ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, पर यहाँ लिखते नहीं है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बट 17, 18, 19 एंड 20 ये आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन में दे विल आस्क यू क्वेश्चन इन 5 पार्ट्स।
सब पार्ट्स होंगे इसके 5 और उनमें से आपको कितने करने हैं? 4 ही करने हैं। तो ये जो आपके 4 क्वेश्चंस हैं दे विल कैरी 16 मार्क्स। नाउ A section we have divided into 3 parts. Question number 1 to 13, then 14, 15, 16 and then last one is 17, 18, 19, 20. उसके बाद 3 पार्ट तो ऑब्वियस हैं। B सेक्शन जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, देन C सेक्शन उसमें आपके 7 क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद D सेक्शन जो 5 मार्कर है उसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। अब जब हमने इनको डिवाइड कर लिया, अब आपको क्या करना है, ये है वर्टिकल डिवीजन हो गया। अब इनको हॉरिजॉन्टली कैसे चलना है? फर्स्ट डे आई टोल्ड यू 11 डेज़ के अंदर बहुत शानदार तैयारी हो जाती है। फर्स्ट डे आपके जितने भी 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके फर्स्ट पार्ट वाले यानी 1 to 13 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप एक साथ अगर 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? उसमें 130 क्वेश्चन ऑफ 1 लाइनर, पूरी बुक कवर हो जाएगी, कुछ बाहर नहीं जाएगा। कहीं से भी कैसे भी टेस्ट पेपर ला करके कर लेना, टीचर्स को एक बार दिखा लेना। 130 1 लाइनर क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे और उनको आप लिख लें। ये आपका फर्स्ट डे का टास्क होगा। नाउ सेकेंड डे, अभी हमारे पास असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन थे 3-3। इन क्वेश्चंस को सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्व कर लें तो आपके बन जाते हैं कितने? 3 into 10 30 क्वेश्चन। उस दिन का टास्क सिर्फ 3 into 30 ये 3 into 10 क्वेश्चन करने का है, वो कर लें 30 क्वेश्चन, क्योंकि उनको थोड़ा समझना होगा। और जब आप एक साथ करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आता है। और फिर तीसरे दिन आप करेंगे केवल और केवल दैट केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर हैं 17, 18, 19, 20, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इतने सारे क्वेश्चन जब आप एक दिन में अटैम्प्ट करेंगे यू विल बी मास्टर ऑफ इट। तो अभी तक आपने देखा कि 3 पार्ट के अंदर जो हमने ए सेक्शन को डिवाइड किया था 3 दिन में आपने फिनिश कर लिया। अब 3 दिन में उसको फिनिश करने के बाद आपके पास बचते हैं कितने दिन? क्योंकि मैंने बताया आपको 11 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, आप करेंगे बी सेक्शन। अब बी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन होते हैं 6, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 दिन में कर लीजिए। इसी तरह से जब सी सेक्शन में जाते हैं तो आपके पास में हो जाते हैं 7 क्वेश्चंस, और 7 क्वेश्चंस का मतलब 10 क्वेश्चन पेपर में 70, उनको 2 दिन के अंदर कर लीजिए, 4 दिन। और लास्ट में आपको मैं देता हूँ 2 और दिन, किसके लिए? डी सेक्शन के लिए, 5 मार्कर के लिए। तो पहले आपने 3 दिन में ए सेक्शन किया और 6 डेज़ के अंदर आपने किया कौन सा? बी, सी एंड डी। टोटल हो गए 9 डेज़। अब 10वें और 11वें दिन आपको क्या करना है? आपको एक ध्यान होगा, मैंने आपको बोला है 12 क्वेश्चन पेपर्स लेके आने हैं। 12 क्वेश्चन पेपर्स में से 10 क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर चुके हैं, अब बचे हैं 2। 10वें और 11वें दिन, 10th and 11th डे, यू हैव टू अपीयर इन दीज क्वेश्चन पेपर्स। आपको घड़ी रख के 3 घंटे का टाइम लगा करके और आपको वो एग्ज़ाम देना है। और इस प्रकार आप 11th डे देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और ये इम्प्रूवमेंट होगा आप में 3 तरह से। पहला इम्प्रूवमेंट, आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर बहुत इम्प्रूव हो चुका है। दूसरा इम्प्रूवमेंट, आपको पता चलेगा कि जो आप पेपर देने का टाइमिंग है वो इम्प्रूव हो चुका है। 3 आवर्स का पेपर होता है, आप 2.5 आवर्स में, आई रिपीट 2.5 आवर्स से पहले अपने साइंस के पेपर को करना शुरू कर देंगे। और तीसरा इम्प्रूवमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो होता है आपके कॉन्फिडेंस में। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा कि यस नाउ आई कैन डू एनीथिंग। अब आपने 11 डेज के अंदर एक बार इस पूरे को अपने कंट्रोल में ले लिया है, नाउ रुकना नहीं है, अभी भी आपको आगे बढ़ते जाना है। यू नो अब क्या करेंगे आप? अब आप लीजिएगा एक रेफरेंस बुक, एंड यू नो व्हाट इज दैट रेफरेंस बुक? सेम जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स के लिए बोला था, NCERT एग्जाम्पलर। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी में 11 डेज में 10 क्वेश्चन पेपर्स प्लस 2 क्वेश्चन पेपर्स टाइम लगा के, राइट। सेकेंड थिंग, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में क्या करना है? 1 मार्कर क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा उसमें MCQ क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे कीजिए। फिर थर्ड थिंग, एंड विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैंने आपको मैथमेटिक्स करते समय उसमें भी बताया था, और वो है टॉपर्स आंसर शीट। बोर्ड की साइट पे आपको मिल जाएंगी, साइंस की टॉपर्स आंसर शीट देखिए, और फिर उसके बाद देखिए कि कैसे टॉपर्स 100 में से 100 लाते हैं,
किस तरह से वो लोग आंसर लिखते हैं। जब आपने एग्जाम्पलर भी कर लिया और आपने टॉपर्स की कॉपीज भी देख ली, उसके बाद में एक चीज़ मत भूल जाना, वो ये रजिस्टर ऑफ नोटी क्वेश्चंस। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा वो जान लें व्हाट आर द नोटी क्वेश्चंस। जब आप साइंस की तैयारी कर रहे होंगे, 10 क्वेश्चन पेपर्स कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो आपको इनिशियली समझ में नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं एक बार में कर नहीं पा रहा हूँ, उसको 2 बार या 3 बार देखना पड़ रहा है। थोड़े शैतान क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं एक बार में, जो क्वेश्चन आपको तकलीफ देते हैं, उनका नाम दे दो नोटी क्वेश्चन और उनको अपने नोटी क्वेश्चन वाले रजिस्टर में डालते जाएं। एग्ज़ाम से पहले एक एवरेज स्टूडेंट के नोटी रजिस्टर में 30 to 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेशली द न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम लाइट चैप्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उसके अलावा भी कहीं भी आपको कोई इक्वेशन या कोई और चीज़ ऐसा लगता है जो तंग कर रही है, आप उसको यहाँ पे डाल दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम में जो आपको 3 या 4 दिन का गैप मिलेगा उसमें फिर आपको पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली वो जो नोटी क्वेश्चंस वाला रजिस्टर है उसको उठाएं और उसका रिवीजन करें, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि नाउ पूरी की पूरी साइंस हमारी मुट्ठी में है। अब जब ये सारा का सारा काम चल रहा होगा तो बीच में कभी कभी आपको नींद भी आएगी, कभी कभी थकान भी आएगी, कोई कोई दिन आपको ऐसा भी लगेगा कि हम असफल हो गए, आज का टास्क पूरा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, फिर से डट जाओ, फिर से जुड़ जाओ और फिर आगे बढ़ जाओ। यहाँ मैं आपको 4 पंक्तियाँ बताता हूँ जो मेरी बड़ी फेवरेट पोएम्स की पंक्तियाँ हैं, और वो कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे अगले संडे सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, जय हिंद।